जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ से संबंधित ये सीरीज़ है। ये सीरीज़ आपको यूपीपी जो पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें भी आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी प्लेलिस्ट, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आप एक बार चैनल पर विज़िट करिए, देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो उसको हल कीजिए। आप हल करेंगे तभी आपका आगे जो है वो काम बढ़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। तो ये देखिए, इसको लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो भैया। ठीक है, सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलती रहे। देखिए, ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी का वीडियो है। ठीक है, कहीं भी जहाँ भी जीएस पूछा जाता है तो जीएस में ये एक आध दो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। ठीक है, ये मैं इसके अदर दैन ये जो दो परीक्षाएं लिखी हैं इसके अलावा जो बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चाहे आपका यूपीपी हो जाए, ठीक है, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का हो, वीपीओ का हो, वीडियो का हो, कोई सा भी हो, आप हर जगह इन प्रश्नों को आप पाएंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें पीवाईक्यू भी है, प्लस मेरे जो कुछ नोट्स वो भी हैं, मतलब मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें है नहीं लेकिन मैं बताता हूँ उनको। ये 8वां पार्ट है, इसके पहले 7 वीडियो अपलोडेड हैं इसके। ठीक है, ये घटना चक्र की जो दृष्टि है, जीएस दृष्टि, उसी का है ये। ठीक है, उसी के सारे ये पीडीएफ हैं। तो ये आप मतलब बहुत ध्यान से इसको देखिए, लाइक कीजिएगा। इसके अलावा भी मैंने हिस्ट्री करवा रखा है, 10-12 वीडियो हैं, वो देख लीजिए। ठीक, पॉलिटी करा रखा है, उसको भी देखिए, 7-8 वीडियो हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी वाला भी है। ठीक, तो ये सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई पर क्लिक करेंगे तब भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट, विदाउट एनी डिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए भैया। ठीक है, एक कंटिन्यूएशन में देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, तो उसको देखिए आप, उसको छोड़िए मत, उसको ये मत सोचिए कि नहीं, उसको भी देख लीजिए। और 1.5 की स्पीड से देखो यार, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं है मेरे। ठीक है, बहुत कोई वीडियो होगा तो 40 मिनट का होगा या 1 घंटे का होगा, देख डालिए उसको। 1.5 की स्पीड से देखेंगे, वैसे ही कम हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो देखिए, नोट्स भी बना लीजिए आप लोग। जो चीज़ें मैं बताता हूँ अदर दैन ये जो पीडीएफ है इसके अलावा, उसको भी नोट कर लिया करिए। ठीक है, मैंने टेलीग्राम भी बना रखा है एक। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मैं जानकारी की जो भी चीज़ें हैं, चाहे परीक्षा से, किसी भी परीक्षा से संबंधित हो, वो सब भेजता रहता हूँ। ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट है, कुछ भी है, क्वेरी है कुछ, तो आप वहाँ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं प्रश्न। ठीक, चलिए, तो जैव आवर्धन देखते हैं क्या है ये। तो जैव आवर्धन क्या होता है, ये बेसिकली ये जैव संग्रहित प्रदूषकों का एक ऐसा पोषक स्तर है, मतलब एक पोषक स्तर दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरण के साथ प्रदूषक के सांद्रण में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक, ये मान लीजिए ये फसल है। ठीक है, अब इसको किसी बकरी ने या किसी ने, जानवर ने, किसी ने खाया इसको। ठीक है, अब उस जानवर को काट करके मतलब उसको काट करके, या मनुष्य भी खा सकता है, और कोई अन्य जानवर जो ये है कार्निवोरस जो होता है, वो मांसाहारी जो जानवर है वो खा सकता है। तो वो उसके, तो यहाँ पे जैसे हम अगर मान लो इसको किसी रासायनिक उर्वरक से यहाँ पे उसको दिया गया है पोषण। ठीक है, तो इसमें जो रसायन ये यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, वो इस वाले प्राथमिक जो उपभोक्ता है उससे, फिर उससे आगे वाले स्तर में, फिर उससे आगे वाले स्तर में। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो सर्वाधिक उच्च वाला जो पोषक स्तर होगा उसमें सर्वाधिक होगा संचयन, ये याद रखना। ठीक है, विशेषताएं क्या है, तो 4 विशेषताओं वाला ये प्रदूषक, एक दीर्घस्थायित्व, गतिशीलता, वसा में घुलनशीलता और जैविकीय सक्रियता होती है। ठीक है, उदाहरण देखिए ये कौन कौन से हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड ये बाईफिनाइल है। पॉलीन्यूक्लियल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, भारी धातुएं हैं जैसे पारा, तांबा, कैडमियम, सीसा, निकेल, जस्ता, टिन इत्यादि। ये सब क्या है, ये जैव आवर्धन होता है इनका। ठीक है, ये बायोमैग्निफिकेशन होता है। मछली पकड़ने तथा सोने के निच्छालन में प्रयुक्त जो साइनाइड है वो सब हो गया। क्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है, डीडीटी, या ये ट्राइक्लोरोथेन। तो ये याद रखना, ये जैव आवर्धन का ये दिखाया गया है इसमें क्रम, वही जो चीज़ मैंने बताया आपको। ठीक है, यहाँ से इधर आया, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, आगे बढ़ते हुए बढ़ते पोषण स्तर के साथ बढ़ता प्रदूषक स्तर, यानी कि जो इसमें होगा वो सर्वाधिक होगा। याद रखना, ये पूछा भी जाता है, ये जो यहाँ होगा वो सर्वाधिक होगा। ठीक है, जो ये प्रदूषण है ना, ये जैव आवर्धन वाला, ये सर्वाधिक जो है वो उच्च, एकदम उच्च स्तर वाले पे होगा। ठीक है, डीडीटी का नाम देखिए, अभी पढ़ा हमने,
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये जैव अनिम्नीकरण कीटनाशक है ये, ठीक है। DDT क्या है, ये जैव अनिम्नीकरण है, ठीक है। अवशोषित होने के बाद उत्सर्जन द्वारा बाहर निकालना ये लगभग असंभव होता है, ठीक। जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ये नष्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे यही चीज़ तो बता दिया ये, ठीक है, जैव अनिम्नीकरण है, ठीक है। उपयोग इसका कहाँ होता है, तो देखिए आप देखते हैं मच्छर मारने वाली जो दवा होती है ना, DDT का छिड़काव, उसमें भी किया जाता है। खाद्य श्रृंखला में सांद्रण का आरोही क्रम, तो प्रथम स्तर में होगा, फिर उससे बढ़ के द्वितीय में, फिर तृतीय में, इस तरीके से जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई। तो ये जितना उच्च स्तर उतना वो प्रदूषक का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा। सामान्यतः जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा होता है ये, ठीक। जो DDT है बड़ा खतरनाक सा होता है ये, ठीक है, पता नहीं चलेगा लेकिन इकट्ठा होता रहता है। स्वच्छ जल समुदाय देखते हैं हम लोग, 2 टाइप का होता है स्वच्छ जल समुदाय। क्या होता है, एक होता है लेंटिक आवास और एक होता है लोटिक आवास। पूछा भी जाता है, याद रखिएगा ये, लेंटिक और लोटिक में पूछता है। तो लेंटिक क्या है, जो आप एक तरीके से ऐसे समझिए, लेंटिक होता है जो स्थिर जल होता है, ठीक है, लेटा हुआ, ऐसे मतलब एक आप समझ लीजिए, लेंटिक मतलब लेटा हुआ, लेंटिक लेटा हुआ, ठीक है, ऐसे आप बना लीजिए कुछ याद रखने के लिए। तो लेटा हुआ यानी कि स्थिर, स्थिर जल है ये, ठीक है। तो स्थिर जल वो तालाब हो गई, झील हो गया, ठीक है, कुछ आर्द्र भूमियाँ हो गई जैसे, ठीक। तो ये सब हो गई लेटा हुआ, लेंटिक, ठीक है। और लोटिक क्या है, लोटिक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, आप समझने के लिए समझिए, मतलब एक ट्रिक समझिए, लोटिक लुढ़कता हुआ, मतलब थोड़ा मैचिंग मतलब बैठ रही है ना, लुढ़कता हुआ लोटिक, लोट पोट करता हुआ, इस तरीके से। तो वो आपको समझने में मतलब आसानी होगी, याद रखने में आसानी होगी। कई बार हम चीज़ों को एकदम रट्टा मारते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन किसी चीज़ से आप उसको कनेक्ट करके सोचिए। लेंटिक लेटा हुआ यानी कि स्थिर, जब भाई आदमी लेटा हुआ रहेगा तो वो स्थिर है, तो वो स्थिर जल, तालाब हो गया, झील हो गया, ये आर्द्र भूमियाँ हो गई, है ना। अगर लोटा हुआ बोले कि लोटा हुआ कौन सा, लोटिक, तो लोटा हुआ मतलब लोट पोट कर रहा है वो, लोटिक मतलब लोट पोट कर रहा है वो। तो लोट पोट यानी कि वो गति, उसमें गतिशील है वो, तो गतिशील है यानी बहता हुआ जल जहाँ भी आपको दिखे वो लोटिक हो गया। जैसे झरना हो गया, ठीक है, नदी, जलधारा इत्यादि, ये सब हैं, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ ये, ठीक है, 5 स्टार टाइप का है ये, पूछा जाता है। क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल, PCB क्या है ये, तो उपयोग इसका कहाँ कहाँ होता है, देखो विशेषकर पेंट वगैरह ये जो बनाते हैं और प्लास्टिक निर्माण में। विशेषता क्या है, तीव्र जो जैव संचयन की क्षमता होती है इसमें, PCB में। कारक, ये यूरोपीय देशों में सील मछली की मृत्यु का ये कारण रहा है, ठीक है, PCB, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है, फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होती है, तो ये एक माप की इकाई है। जो इसकी माप की इकाई क्या होती है, इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट होता है उसकी जो माप की इकाई क्या होती है, भूमंडलीय हेक्टर, पूछा गया प्रश्न है ये, ग्लोबल हेक्टर इसकी जो माप की इकाई है उससे होता है। परिभाषा देखिए, पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसके जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। कहने का मतलब ये है कि यदि जैसे कोई, अब मान लीजिए एक परिवार रह रहा है, तो उसको समझने के लिए मतलब मैं बता रहा हूँ एक लेमन भाषा में, कि उसको जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होंगी, चाहे वो फल फूल सब्जी, ठीक है, ऑक्सीजन, ये मतलब इस तरीके की चीज़ें, तो वो उसकी जो जितनी आवश्यकता है वही उसका वो एक तरीके से पारिस्थितिकी पदछाप हो गया, यानी इकोलॉजिकल उसका फुटप्रिंट हो गया वो। अब उसमें क्या होता है, अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा लिया तो आपका जो फुटप्रिंट है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, वो अधिक होगा, ठीक है। अगर आपने सही मात्रा में मतलब लिया, सही मात्रा में यूज़ किया उसको, तो वही है, ठीक है। मापक, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर ये मानवीय जो मांग है, वही चीज़ मैंने बताया, मांग, ठीक है। यूकेलिप्टस देखिए, ये पारिस्थितिकी तंत्र विविध में, ये पर्यावरणीय शत्रु के नाम पे इसको देखिए, मैंने मुझे बहुत दिनों बाद, ठीक है, मुझे लगता है कि जब मैं ये प्रिपरेशन मैंने शुरू करी इंटर BA और ये सब करने तक, मुझे ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि यूकेलिप्टस ये इतना बड़ा मतलब जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी मतलब अकल्पनीय क्षति पहुंचा रहा है, ये अपूर्णनीय क्षति पहुंचा रहा है, इस तरीके का है ये। यकीन मानिए, अगर यूकेलिप्टस आपके आसपास है तो वहाँ पे पानी की कमी होगी 110%। ये ऐसा पौधा है जो कि अपने आसपास, तो एक तो पहले ये बहुत सारे जो अपने आसपास की जो जैव विविधताएं हैं उनको नष्ट करता है, साथ ही ये पानी इतना ज़्यादा ये वो करता है, लेता है ये, कि पानी जो भूजल है ना उसकी कमी कर देता है ये, ठीक है। तो कभी भी
इसको लगाइए ही मत कहीं, जहाँ लगा हो काट दो, ठीक है। यूकेलिप्टस जहाँ लगा हो उसको काट दो, इस तरीके के जगह पे नहीं। ये दलदली एरिया में लगाए जाते थे, जहाँ पे पहले कभी लगाए जाते थे कि वहाँ थोड़ा सूख जाए और वो इस तरीके का जो कृषि के लिए योग्य ज़मीन ढूंढ जाए, वहाँ पे ये सब लगाए जाते थे। ये भारत में ले आया गया, ये बहुत बड़ा मतलब एक ड्रॉबैक रहा है ये, ठीक। तो याद रखना, ये पहले नहीं पता था ये लोगों को। तो ये रोपित स्थान की मिट्टी के जल स्तर में, यही बताया मैंने, वही चीज़ बताया, ये अत्यधिक जल ग्रहण करने की शक्ति है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना ये। इकोटोन क्या है, तो दो या दो से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, एक ये हो गया पारितंत्र और एक ये हो गया, ठीक है, ये 1 ये 2, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये कहलाता है इकोटोन, ठीक है। क्या कहलाता है ये? इकोटोन कहलाता है। तो याद रखना ये, ठीक। जहाँ जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, इधर की भी जैव विविधता और इधर की भी, यानी कि ये मिक्स टाइप का यहाँ पे होता है और यहाँ पे जैव विविधता अधिक होती है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए जो है ये, इसमें उदाहरण मैंग्रोव वन हो गया, एस्चुरी हो गई, लैगून हो गया, घास पारितंत्र हो गया, ये सब। मैंग्रोव वन कैसे, अब मैंग्रोव वन और ये एस्चुरी कैसे, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए ये इधर है भारत में, अगर इस साइड में जाएंगे पश्चिमी घाट में, यहाँ पे आपको एस्चुरीज बहुत मिलेंगी। तो ये जल वाला एक पारितंत्र हो गया, ये स्थल वाला हो गया। तो यहाँ पे जो बीच का ये एरिया है वो आपका इकोटोन कहलाएगा, ठीक है, याद रखना। ये यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से समझ लीजिए इसको। देखिए ये यहाँ पे ये स्थलीय पारितंत्र है, ठीक है, ये पारितंत्र 1 हो गया। इकोटोन यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बीच का जो एरिया है वो संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, ये इसका इकोटोन। और ये जलीय वाला पारितंत्र हो गया यहाँ से। तो इधर वाले और इधर वाला, ये इतना और ये इतना, ये दोनों मिल करके ये यहाँ पे इकोटोन बनाते हैं। यहाँ पे जो जैव विविधता है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कहीं भी आप देख लीजिएगा इस तरीके का जो क्षेत्र दिखेगा, वहाँ पे जैव विविधता आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी, ठीक। तो ये याद रखना। परीक्षा उपयोगी दृष्टि देख लेते हैं हम लोग। जब ये देखिए अनुक्रम क्या है देखते हैं। अनुक्रम जब किसी जलीय निकाय जैसे तालाब या झील में घटित होता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे जलारंभी कहते हैं, ठीक है, जलारंभी। तालाबों एवं झीलों में अनुक्रमण का कारण क्या होता है, तो यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, एल्गी ब्लूम। अगर पोषण की मात्रा जो है वो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए वहाँ पे, ठीक है, तो एल्गी ब्लूम होता है, उसी को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, सुपोषण, ठीक है। अत्यधिक स्पष्ट की स्टोन प्रजातियाँ कौन सी हैं, तो जो शीर्ष मांसाहारी होती हैं, टॉप जो कार्निवोरस हैं, वो की स्टोन प्रजातियों की आती हैं ये, ठीक। अनुक्रमण की प्रावस्थाओं में खाद्य जाल होता है तो ज़्यादा जटिल होता है अनुक्रमण के उसमें। एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य होने वाली जो अंतः क्रियाएँ हैं क्या कहलाती हैं, तो अंतः जातीय क्रियाएँ कहलाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये, ठीक। यहाँ बगल में ही एक अपना भगवान भोलेनाथ बाबा का मंदिर है, ठीक है, तो वहाँ पे कीर्तन भजन हो रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो उसका भी आनंद लीजिए आप ठीक है। 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के मध्य होने वाले जटिल जो पारस्परिक अंतः क्रियाएँ कहलाती हैं। क्या है वो? अंतर्जातीय संबंध हो गया। वह अनुक्रम जो उस स्थल पर घटित होता है जहाँ आर्द्रता कम, जैसे खाली चट्टान, इसे क्या कहते हैं? शुष्कतारंभी। तो ये जल में जो हुआ था तो वो जलारंभी हो गया, और अगर इस तरीके से हो तो ये शुष्कतारंभी हो जाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी पदछाप जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है उसको बताया गया है यहाँ पे। जैसे एक तो हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं तो ये वही है, जीवाश्म ईंधन जलाने, भूमि उपयोग परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से कार्बन उत्सर्जन अवशोषित करने के लिए आवश्यक वन भूमि जो है वो, ठीक है, ये याद रखना। जंगल जो है ये घरेलू निर्माण की लकड़ी, जलाने के लिए लकड़ी, कागज़ आदि इसके आपूर्ति के लिए ये आवश्यक औसत भूमि, ठीक, ये भी है। ये कृषि भूमि और फसल भूमि, ये सब इसी के अंडर में आ रहे हैं। ये सब उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उपयोग मानव उपभोग के लिए, फाइबर और भोजन के लिए फसलें उगाना, साथ ही पशु चारा, तिलहनी फसलें, बागवानी फसलें, इनका सबका उत्पादन करना। चारागाह भूमि इसी में आता है, मत्स्य क्षेत्र भी आता है, बिल्ट अपलैंड, ये सारे चीज़ इसमें आते हैं जो पारिस्थितिकी पदछाप में आते हैं, ठीक, याद रखना। ये अवधारणा ये एक देख लेते हैं हम लोग। सक्सेशन जो अभी हमने अनुक्रमण पढ़ा था ना ऊपर, तो वो क्या है ये? तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ एवं जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ एक दूसरे साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं, दूसरे समुदाय उसका स्थान ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक घास है, ठीक है, ये घास पैदा हो रही है काफ़ी दिन बाद, मतलब यही प्रजाति यहाँ पे है, लेकिन कालांतर में समय बीतता गया, ऐसा एक समय आया जो कि ये घास धीरे धीरे समाप्त हो गई और एक बड़ी घास यहाँ पे पैदा होने लगी, ठीक है। तो ये अनुक्रमण कहलाता है, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि उसको सक्सेस वो कर दिया, ठीक है। बोलते हैं ना कि इनके सक्सेसर हैं ये, यानी कि
इनको ये इनसे आगे आके ये निकल गई है आगे इस तरीके से, है ना। तो इसमें क्या होता है, पॉइनियर कम्युनिटी होती है और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, ठीक है। तो पॉइनियर क्या है, जो पॉइनियर का मतलब ही आप समझिए कि जो बेस मतलब हो, जिसकी शुरुआत हो, तो ये वो समुदाय खाली क्षेत्र को सबसे पहले अपना वास बनाते हैं। यानी कि जैसे एक कोई मतलब एक खाली स्थान है, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पूर्वज वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे मकान बना लिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो पॉइनियर कहलाएंगे, ठीक है, पॉइनियर। अब चरमोत्कर्ष क्या होता है, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, तो समुदाय जिनकी रचना अनुक्रमण के अंतिम चरण में होती है। इसका एक चरण होता है, आगे बताएंगे ये किस प्रकार ये गठित होता है, तो वो पता चल जाएगा। सबसे पहले तो ये जो लास्ट वाला चरण होता है वो क्लाइमेक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये याद रखना। इसमें पारिस्थितिकी जो सक्सेशन होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसके प्रकार क्या है, तो पहले ये प्राथमिक है और एक द्वितीयक भी होता है, ठीक है। प्राथमिक जैसे खाली क्षेत्र जहाँ पहले किसी समुदाय का अस्तित्व नहीं था। प्राथमिक का मतलब ये हुआ कि भाई कोई खाली जगह थी, ठीक है, ये मान लो खाली जगह है और यहाँ कोई प्रजाति आई और वो यहाँ पे बस गई, मतलब यहीं पे हो गई, तैयार हो गई वो, ठीक है, तो वो हो गया प्राथमिक। लेकिन द्वितीयक इसमें जो दिया हुआ है, द्वितीयक वाले में होता है कि पहले से कुछ है वहाँ पे, ठीक है, और मानवीय हस्तक्षेप से या पूर्ण आंशिक रूप से उसे नष्ट कर दिया गया, वहाँ पे फिर दूसरी जो प्रजातियाँ हैं वो उगने लगीं, तो वो द्वितीयक उसमें कहलाती है, ठीक है, सक्सेशन में, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक। तो याद रखना ये दिया है, जैसे चट्टानें, नो लिमिट डेल्टा, रेत के टीले, द्वीप समूह, ये सब क्या हैं, ये सब प्राथमिक सक्सेशन के एग्जाम्पल हैं ये, ठीक है। दूसरा क्या है, इनका जो सेकेंडरी सक्सेशन वाले जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, तो जैसे परित्यक्त भूमि हो गई, बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित मैदान हो गए, अग्नि या वनोन्मूलन, तो ये सब क्या हैं, ये सब आपके सेकेंडरी सक्सेसर के ये उदाहरण है ये, ठीक। तो याद रखना ये। अब देखिए इसमें कुछ बताया गया है, इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं कैसे कैसे, जैसे ये नग्न चट्टानें हैं, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे लाइकेन आएगा, लाइकेन से फिर लघुवर्षीय लाइकेन होगा, फिर बहुवर्षीय शाख होगी, घास उग जाएंगी, घास के साथ फिर जंगल, झाड़, पहाड़ियाँ, ये पेड़, ये सब उग जाएंगे। तो ये धीरे धीरे आपकी स्थिति ये बदलती चली जाती है। तो यही होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। याद रखना ये बहुत वो नहीं है कि आप समझ ना पाओ, लेमन भाषा में समझा रहा हूँ, तो आई होप कि आपको बढ़िया से मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको लाइक कर देना यार, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना इसको, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये इसमें वही दिखाया गया है कि ये अग्रणी अवस्था है, यहाँ से ये मध्यम, यहाँ से ये चरमोत्कर्ष, ठीक। इसमें देखिए पारिस्थितिकी अनुक्रमण एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, ये इरिवर्सिबल है ये, ठीक है, वो बदली नहीं जा सकती है, याद रखना ये, ठीक है, कि इरिवर्स कर देगा उसको, नहीं। प्राथमिक अनुक्रमण पहले लाइकेनों से प्रारंभ होता है, वही दिखाया गया है उसमें। आगामी प्रजाति की वृद्धि दर बहुत अधिक होती है, परंतु जीवन काल कम होता है जो आगामी प्रजातियाँ होती हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का विवरण वनस्पति परिवर्तन पर केंद्रित होता है। तो ये चीज़ें हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण से जो संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिया इसमें, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं इसको, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी थोड़ा मैं एक चीज़ बताऊंगा आप, ठीक है, अगर आप जुड़े हुए हो और देख रहे हो तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अभी जो है 75 दिन लगभग बचे हुए हैं UPPCS के, प्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप UPPCS प्री, ठीक है, UPPSC की जो प्री है अगर देना चाह रहे हैं तो मैं एक स्ट्रेटजी बनाऊँगा अभी, ठीक है, बना के आपको दूंगा 75 दिन की। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन 75 डेज़ में हमें क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि क्या नहीं करना है तो आप आराम से निकाल ले जाओगे, ठीक है। किस तरीके से मैं पिछले 3 से 4 साल लगातार जो है प्री क्रॉस कर रहा हूँ, और मेरा जो ये रहता है मार्क्स आते हैं वो कट ऑफ से बहुत ऊपर आता है, ठीक है। ये मतलब 2-4 नंबर नहीं, बहुत आगे रहता हूँ मैं, ठीक है। इस बार भी 125 नंबर कट ऑफ था, लेकिन 140 नंबर आए थे, ठीक है। तो ये किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी रणनीति फॉलो किया जाए, ठीक है, उस पर कैसे काम किया जाए, वो सब मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।